नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बिटवाइज़ ऑपरेटर्स के बारे में और वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि बिटवाइज़ ऑपरेटर्स को हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे थे। पहले थे लो लेवल बिटवाइज़ ऑपरेटर, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था बिटवाइज़ एंड ऑपरेटर को, बिटवाइज़ और ऑपरेटर को और बिटवाइज़ एक्सऑर ऑपरेटर को। और यहाँ पर हमने ये भी जाना था कि ये तीनों ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर हैं, क्योंकि इनके बीच में ऑपरेशन के लिए हमें कम से कम 2 ऑपरेंड्स या एग्जैक्टली ये बोलना चाहिए 2 ऑपरेंड्स की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम वो ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी थी वो थी हमारी शिफ्ट ऑपरेटर की। वहाँ पर भी हम एक पर्टिकुलर नंबर को दूसरे पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स कह रहे हैं कि शिफ्ट कर रहे थे। वो लेफ़्ट शिफ्ट भी हो सकता था, वो राइट शिफ्ट भी हो सकता था। लेफ़्ट शिफ्ट की जब भी बात कर रहे थे, अर्थात कहीं ना कहीं हम एक बार लेफ़्ट शिफ्ट करने का मतलब किसी संख्या को 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 बार करने का मतलब 4 से, और 3 बार करने का मतलब 2 की घात 3 अर्थात 8 से गुणा कर रहे हैं। और इसी प्रकार जब राइट शिफ्ट की बात कर रहे थे कि किसी नंबर को राइट शिफ्ट करने का क्या तात्पर्य है, तो यदि किसी नंबर को एक बार राइट शिफ्ट किया जाता है तो उसमें 2 का भाग जाएगा, 2 बार होगा तो 4 का भाग जाएगा, 3 बार होगा तो 8 का और 4 बार होगा तो 16 का। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। यह कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी एक बिटवाइज ऑपरेटर ही है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो शिफ्ट ऑपरेटर थे वो बाइनरी ऑपरेटर हैं, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है एक यूनरी ऑपरेटर है, या ये बोलना चाहिए इसके ऊपर एक ही ऑपरेंड के ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई होता है, इसलिए ये एक यूनरी ऑपरेशन है। यहाँ पर जो भी हमें बिट दी होती हैं उन बिट को रिवर्स कर दिया जाता है, 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर दिया जाता है, और इसीलिए इसको वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। लेकिन ये यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई हमें एक इंटीजर नंबर दिया है और उस इंटीजर नंबर का अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, तो यदि वह नंबर n है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट माइनस और ब्रैकेट में n+1 होगा, अर्थात जो भी नंबर हमें गिवन है उसमें हम पहले एक जोड़ेंगे और फिर उसका साइन रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पर साइन प्रिजर्व्ड नहीं रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यदि हमें एक नंबर 48 गिवन है, अर्थात 48 गिवन है, तो उस 48 में हम पहले एक जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा और उसका फिर साइन रिवर्स कर देंगे तो -49। तो 48 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, -49 होगा। इसी प्रकार यदि हमें कोई नंबर -12 गिवन है तो उस -12 में जब हम एक जोड़ेंगे तो आंसर आएगा -11, और उस जब -11 का साइन रिवर्स करेंगे तो -11 क्या बन जाएगा, +11। तो इस प्रकार जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है वो सिंपली इंटीजर नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, साइन नंबर्स का, उनका साइन प्रिजर्व्ड नहीं रहता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। अब हम एक बिटवाइज ऑपरेटर्स को एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, चाहे हमने जो लो लेवल बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात की, चाहे हमने शिफ्ट ऑपरेटर्स की बात की या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की बात की। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि हमें मान लीजिए 2 नंबर गिवन है, a बराबर 20 और b बराबर 12 है, वो भी यहाँ गिवन है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, दैट इज 0 0 0 1 0 1 0 0। आप इसको अगर बाइनरी में वेट के अनुसार कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये 20 की बाइनरी होगी। इसी प्रकार b बराबर 12 गिवन है, जिसकी बाइनरी है 0 0 0 0 1 1 0 0। ये यहाँ पे दोनों चीज़ें कमेंट्स के अंदर लिखी गई है। अब हमने एक वेरिएबल c लिया है और उस c के अंदर हम अलग अलग जो ऑपरेटर्स हैं, जब हम बिटवाइज एंड कर रहे हैं, बिटवाइज और कर रहे हैं या एक्सऑर या कोई और ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उनको स्टोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो है c बराबर a एंड b। इसका क्या तात्पर्य है कि हम a और b दोनों की एक्सॉरिंग कर रहे हैं और उसका रिजल्ट c में स्टोर कर रहे हैं। तो a का मान क्या था, यहाँ मैं सीधा इसको बाइनरी के रूप में लिख रहा हूँ। तो a का मान क्या है, 1 0 1 0 0, और उससे पहले 0 0 हमें गिवन थे, उसको मैं एक बार डिस्कार्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट है 1 1 0 और 0। तो ये हमें 2 नंबर गिवन है, ये नंबर गिवन था हमें 20 और ये नंबर था 12। अब हम इसके ऊपर बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो बिटवाइज एंड ऑपरेशन के केस में क्या होता है, आपको अगर ट्रूथ टेबल याद हो तो 0 और 0 का एंडिंग क्या होता है, 0, 0 और 0 का एंडिंग अगेन 0, 1 और 1 का एंडिंग 1, 0 और 1 का एंडिंग 0, और 1 और यहाँ क्योंकि 0 है, 1 और 0 का एंडिंग 0। तो आउटपुट क्या आया, 0 0 1 0 0। तो ये 1 0 0 किसके इक्विवेलेंट है, 4 के इक्विवेलेंट। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ c इज़ 4। तो इसीलिए जब c का मान यहाँ प्रिंट करवाया जाएगा वो मान 4 आएगा। यहाँ इसके आगे कमेंट में भी ये चीज़ लिखी है।
नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो हमारा है बिटवाइज XOR ऑपरेटर, सॉरी बिटवाइज और ऑपरेटर। तो बिटवाइज और के केस में क्या होगा, पुनः मैं दोनों नंबर लिख रहा हूँ, दैट इज 1 0 1 0 0, और उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 0 1 1 0 0। ये किसके बराबर है, 20 के बराबर, और ये किसके बराबर है, 12 के बराबर। ठीक है, अब इनके बीच में हम जब एक्सॉरिंग करेंगे, सॉरी ऑरिंग करेंगे, ऑरिंग का केस में क्या होगा कि दोनों में से एक भी अगर डिजिट 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, और अगर दोनों 1 है तो भी 1 आएगा। तो यहाँ 0 0 0 0 0 अगेन 0 1 1 1 0 1 1 और 1 0 1। तो अब ये क्या हमारा आंसर आ गया, 1 1 0 0। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, 8 4 12, सॉरी 16 8 24 और 4 28। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, 28 के इक्विवेलेंट। तो ये किसके बराबर हुआ यहाँ, 28 के। तो इसलिए जब हम ऑरिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ सी इज़ 28। अब थर्ड देखते हैं एक्सॉरिंग का केस। एक्सॉरिंग का केस कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। अगेन हम उसी तरह उदाहरण लेते हैं कि हम पहले 20 के बाइनरी लिखते हैं, दैट इज़ 1 0 1 0 0, और फिर 12 की बाइनरी 0 1 1 0 0। अब एक्सॉरिंग के केस में हमेशा यदि दो डिजिट सेम है तो आउटपुट 0 आएगा, और अगर दो डिजिट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा। तो 0 0 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, 1 1 क्योंकि दोनों सेम है तो सेम के केस में, एक्सॉर के केस में क्या होता है, सेम के साथ में 0 आता है, तो 1 1 ये भी 0 आ जाएगा। 0 1 दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंट के केस में 1 आता है, यहाँ 1 0 डिफरेंट है तो 1 आता है। और ये किसके इक्विवेलेंट है, 16 और 8 24। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पे 24 के इक्विवेलेंट हो गया। ये 20 है, ये 12 है, तो आउटपुट क्या आएगा जब एक्सॉर करेंगे तो 24। इसलिए हमारा यहाँ आंसर क्या आया है, 24। नेक्स्ट है जो हमने यहाँ अप्लाई किया है, दैट इज़ लेफ़्ट शिफ्ट। और लेफ़्ट शिफ्ट कितनी बार किया है, 2 बार। तो इसको भी चेक करके देख लेते हैं। ए का, और ये किस पे अप्लाइड है, ए पर। अब तो ए का मान हमें कितना गिवन है, लिखते हैं हम यहाँ से 1 0 1 0 0। ठीक है, अब लेफ़्ट शिफ्ट करने का क्या मतलब है कि हम बिट्स को इस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैंने इस 1 को यहाँ लिख दिया, इधर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, और एक जो स्पेस क्रिएट हुआ उसमें आगे 0 ऐड कर दिया। तो अभी आउटपुट कितना हो गया, 16 और कितना हुआ, सॉरी 32 और 8 40। तो ये आउटपुट हुआ इसका 40। अब इसको एक बार और अगर शिफ्ट करता हूँ तो ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, फिर ये 1 0 0 0 और एक और 0 एक्स्ट्रा ऐड हो गया इधर, क्योंकि जब बिट इधर शिफ्ट हुई तो एक 0 इधर ऐड हो जाएगा। तो अब कितना बन गया ये 40, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 32 दूनी 64, 64 और 16 80। तो ये आउटपुट आ गया आपका 80। तो इसलिए यहाँ जो आउटपुट आया है वो क्या आया है, 80 आया है। तो जब हम एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 20 का मान 40 हो जाएगा, और 2 बार शिफ्ट करेंगे तो उसको 2 की घात 2 अर्थात 4 से गुणा करेंगे, तो 20 गुणा 4 80 हो जाएगा। अब बात करते हैं राइट शिफ्ट की। हमें जो ए का मान है वो अनचेंज्ड है, दैट इज़ 20। तो अब इस 20 पे राइट शिफ्ट अप्लाई करते हैं। राइट शिफ्ट अर्थात अब मैं इसको 8 बिट के रूप में ही लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न कम हो। 0 0 0 1 0 1 0 0। ये 20 के इक्विवेलेंट 1 बाइट रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर मैं इसको राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट शिफ्ट करने का मतलब मैं इस डायरेक्शन में भेज रहा हूँ इन्हें। तो ये जो 0 है यहाँ, ये वाला 1, यानी ये 0 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, और ये 0 यहाँ आ गया। लास्ट डेट जो बिट है वो लॉस्ट हो गया, अर्थात ये वाली बिट लॉस्ट हो जाएगी। तो अब ये आउटपुट किसके बराबर हो गया, यहाँ जो 20 था ये अब 10 के बराबर हो गया। ठीक है, ये 20 था, 20 से अब 10 आ गया। अब इसको मैं एक बार और शिफ्ट करता हूँ तो ये बिट इधर और शिफ्ट हो गई, तो ये वाली बिट, यानी ये बिट यहाँ आई थी, अब ये बिट यहाँ आ गई, ये वाली बिट यहाँ आ गई, ये बिट यहाँ आ गई, ये बिट यहाँ आ गई, ये बिट यहाँ आ गई, और ये बिट यहाँ आ गई। तब कितना बना ये 101। 101 किसके इक्विवेलेंट होता है, 5 के इक्विवेलेंट। तो इसलिए जब इसको 2 बार राइट शिफ्ट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा,
5 आएगा, क्योंकि एक बार जब राइट शिफ्ट किया तो 2 का भाग गया, 2 बार राइट शिफ्ट किया तो 4 का भाग गया, तो 20 में 4 का भाग देने पर 5 आता है। और अगर ये 3 बार शिफ्ट होता तो 8 का भाग जाता और 20 में 8 का भाग देने पर 2 भागफल आता। जो लास्ट हमें गिवन है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के केस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि मैंने यहाँ पे b का कॉम्प्लीमेंट किया है तो b का मान 12 है, तो 12 में मैं पहले एक जोड़ूंगा 13 और 13 का साइन रिवर्स कर दूंगा, तो दैट बिकम्स -13 या -13, तो इसलिए यहाँ आंसर -13 आ रहा है। इसी प्रकार अगर ये कॉम्प्लीमेंट a होता, जो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ है इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट a होता तो a का मान 20 है, 20 में एक जोड़ते कितना होता है 21, और 21 का साइन रिवर्स कर देते हैं -21, तो उस केस में आंसर -21 आता। तो आशा है आप इन सब बिटवाइज ऑपरेटर्स को इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, दैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पर भी 2 टाइप के ऑपरेटर्स हो सकते हैं, एक तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ ये जो ऑपरेटर सबसे पहले गिवन है दैट इज़ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद में जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ एक असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता, बल्कि असाइनमेंट के साथ साथ उसमें कोई और ऑपरेशन भी साथ में कंबाइंड होता है, इसलिए कंपाउंड असाइनमेंट कहलाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली जब भी आप कोई वैल्यू असाइन करते हो किसी भी वेरिएबल को, जैसे मैंने अगर लिखा है c बराबर 5, c बराबर a प्लस बी, x बराबर x प्लस 1, तो ये सब चीज़ क्या कर रहा हूँ मैं, उस x को एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ और वो वैल्यू x में स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन जब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो हम वहाँ पे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और फिर उसको असाइन करते हैं। तो देखते हैं ये कैसे होता है। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्लस इक्वल टू की, तो यहाँ क्या हो रहा है, एग्जाम्पल में मैंने लिया c प्लस इक्वल टू ए। इसका क्या तात्पर्य है कि c बराबर c प्लस ए, अर्थात पहले मैं c के अंदर a को जोड़ूंगा और फिर जो मान होगा उसको c को असाइन कर दूंगा। माइनस इक्वल टू का मतलब क्या है, पहले मैं अगर मैंने लिखा है c माइनस इक्वल टू ए, तो मैं पहले c में से a को घटाऊंगा और उसका जो भी मान होगा वो वापस c को ही असाइन कर दूंगा। इसी प्रकार गुणनफल और भागफल के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जब बात करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर या रिमाइंडर की, वहाँ पर भी इसी प्रकार होगा। ये जो लास्ट के ऑपरेटर्स हैं ये सारे बिटवाइज कंपाउंड है और ये सारे एरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो एंड इक्वल टू का क्या मतलब होगा कि पहले मैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है c एंड इक्वल टू ए, इसका क्या तात्पर्य है, पहले मैं c की एंडिंग करूँगा a के साथ में और जो रिजल्ट होगा उसको c को असाइन करूँगा। इसी प्रकार नीचे पहले c की ऑरिंग करूँगा a के साथ में और ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा c के और a के बीच में, और उसका जो भी रिजल्ट होगा वो c को असाइन करूँगा। तीसरे चरण में c और a की एक्सोरिंग करूँगा और वो c को असाइन करूँगा। जो नेक्स्ट ऑपरेशन है जो कि शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, तो शिफ्ट ऑपरेटर के केस में क्या होगा, अगर मैंने लिखा है c लेस देन इक्वल टू a, अर्थात c को पहले मैं लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा a नंबर ऑफ टाइम्स a बार, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको मैं c में स्टोर कर लूँगा। ये प्रक्रिया राइट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ दोहराई जाएगी कि c को पहले मैं a टाइम्स या a बार राइट शिफ्ट कर लूँगा और उसके बाद में जो रिजल्ट होगा उसको c को असाइन कर दूँगा। तो आगे हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए एक प्रोग्राम हमें गिवन है, इस प्रोग्राम में हम इन ऑपरेशंस को 1 बाय 1 परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया है a बराबर 20, b बराबर 12, और हमें जो सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ये वाला ऑपरेशन है, b बराबर यानी b प्लस इक्वल टू ए। इसका क्या तात्पर्य हुआ, b बराबर b प्लस ए, अर्थात पहले b और a को जोड़ा और उसका जो रिजल्ट था वो b को दिया। इसका मतलब क्या हुआ, b और a को जोड़ने पे क्या रिजल्ट आएगा, 20 और 12 32, तो b में क्या आ जाएगा, b बराबर 32। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो पहली बार आंसर आ रहा है b बराबर 32 आ रहा है। अब अगला जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, अर्थात यहाँ पर वो ऑपरेशन किस पे परफॉर्म होगा, यहाँ a बराबर 20 है लेकिन b की वैल्यू अपडेट होकर हमारे पास कितनी आ गई है, 32। तो अब हमारे पास a 20 है और b 32 है। तो जब मैं b बराबर b माइनस इक्वल टू a लिख रहा हूँ, उसका क्या तात्पर्य है, b बराबर b माइनस a, ठीक है। b बराबर b माइनस ए में b का मान कितना है, अभी 12 नहीं है बल्कि 32 है, क्योंकि हमने पिछले जो ऑपरेशन के द्वारा इसको अपडेट कर दिया था यहाँ पे। तो b का मान है आपके पास 32
और ए का मान कितना है 20। तो 32 में से जब 20 को घटाएंगे तो बी के अंदर अब कितना आ जाएगा 20, 32 माइनस 20 अब मतलब 12। तो वापस ये जो वैल्यू थी वो अपडेट हो गई और अपडेट होकर कितनी हो गई अब 12 हो गई। तो अब आपको ये ध्यान रखना है जब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास बी का मान 32 नहीं फिर से 12 होगा। अब हमारा ए 20 है और बी का मान 12 है। अब जो तीसरा ऑपरेशन है वो है बी गुणा इक्वल टू ए, अर्थात बी बराबर बी गुणा ए। पहले मैं बी और ए को गुणा करूँगा और उसका जो भी मान होगा वो बी को असाइन करूँगा। तो बी में क्या है हमारे पास 12 और ए में क्या है 20। 20 गुणा 12 कितने हुए 240। तो बी में कितना आ जाएगा 240। अब आपका बी का मान अपडेट हो गया, क्या हो गया 12 की जगह 240। तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करोगे वहाँ पे आपका बी का मान 240 होगा। तो वहाँ पहुँचते हैं हम, ये मैं बी को 12 की जगह 240 कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है बी बराबर बी, ये वाला ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो बी बराबर बी डिवाइडेड बाय ए, यही मतलब होगा इसका। अब बी का मान कितना है 240 और ए का मान कितना है हमारे पास 20। तो 240 में 20 का भाग देने पे कितनी बार जाएगा 12 बार, ठीक है। तो अब हमारा बी का मान वापस कितना हो गया 12। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे आप मैच करते रहिएगा, जो भी आंसर आ रहे हैं देखिए अभी इस वाले ऑपरेशन पे, ओके। इससे पहले 240 आया था, 12 आया था, 32 आया था। एनीवे अब हमारे पास बी का मान कितना है पुनः 12 है। तो यहाँ मैं बी की जगह वापस 12 ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट ऑपरेशन अर्थात बी एंड इक्वल टू 2, सॉरी उससे पहले बी परसेंटेज इक्वल टू ए। अब ये जब ऑपरेशन में परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा बी बराबर बी परसेंट ए, या मॉड्यूलो ऑपरेटर ए, जिसको रिमाइंडर भी कहते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि मैं अगर बी का मान कितना है 12, इसमें कितने का भाग देता हूँ 20 का, कितनी बार जाएगा 0 बार, रिमाइंडर कितना बचा शेषफल 12। तो जब मैं b इक्वल टू बी परसेंट ए करूँगा तो उसका मान कितना आएगा 12 और वो b में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ b में कितना आएगा मान इस जगह 12, तो ये मान यहाँ 12 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास b के अंदर अभी भी 12 ही पड़ा है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा b इक्वल टू बी एंड 2, सिंपली b बराबर b एंड 2। b का मान कितना है हमारे पास 12 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 0 0 से, ठीक है। और 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 1 0 से। अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे एंडिंग करनी है तो एंडिंग के केस में क्या होता है दोनों 1 होंगे तो ही 1 होगा, अदरवाइज हमेशा 0 होगा। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0, सारा आउटपुट क्या आ गया 0 0 0 0। तो इसलिए ये जो ऑपरेशन जब परफॉर्म करूँगा तो यहाँ b का मान कितना आएगा 0, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब b का मान हमारे पास अपडेट होके क्या हो गया 0, ठीक। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है मेरे पास b ऑरिंग करना है मुझे, यानी ये वाला परफॉर्म करना है। इस ऑपरेशन के अनुसार क्या है b बराबर b और 2। b के ऊपर जब ऑरिंग अप्लाई करते हैं तो क्या होगा b का मान कितना है 0, अर्थात 0 0 0 0। उसकी ऑरिंग कर रहे हैं किसके साथ में 2 के साथ में, यानी 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे क्या हो रही है ऑरिंग, मतलब अगर दोनों में से एक भी 1 है तो 1 होगा, अदरवाइज यानी दोनों 1 है या एक 1 है तो 1 होगा, और दोनों अगर 0 है तो 0 होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट आया 0 0 1 0, जो कि इक्वलेंट है 2 के। तो इसलिए b और इक्वल टू 2 करने पे हमारा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है एक्सॉरिंग की बात करते हैं। एक्सॉर के केस में क्या होगा यहाँ देखिए हमारे पास है b एक्सॉर 2। b के अंदर क्या है हमारे पास अभी जो अपडेट हुआ था लास्ट टाइम 2 है, तो अब 2 को लिखेंगे 0 0 1 0, और उसकी एक्सॉरिंग भी किसके साथ करनी है 0 0 1 0 2 के साथ ही।
तो 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0। एक्सॉर के केस में जब भी दोनों बिट समान होंगी तो आउटपुट 0 आएगा। तो यहाँ दोनों बिट समान थी सभी, ये भी दोनों समान है, ये दोनों समान है, ये भी और ये भी, इसलिए आउटपुट क्या है 0 0 0 0। तो इसलिए एक्सॉरिंग परफॉर्म करने के बाद में इस जगह b का मान 0 आ गया, तो ये हमारे पास पुनः 0 आ गया। अभी हमारे पास b के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, ये 0 पड़ी है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ b को मुझे लेफ़्ट शिफ्ट करना है 2 बार। b को लेफ़्ट शिफ्ट करने का मतलब है 0 को मुझे 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो मेरा मान था यहाँ 0 0 0 और 0, चारों 0 थे। इसको मैं लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा, अर्थात एक बार करूँगा तो गुणा 2 कर दूँगा और 2 बार करूँगा तो गुणा 2 की घात 2, या जिसे बोल सकता हूँ मैं ये 2 की घात 1 से, ये 2 की घात 2 से। तो 0 को मैं चाहे 2 से गुणा करूँ या 4 से गुणा करूँ, 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ आउटपुट 0 आएगा। इसी प्रकार जब मैं 0 को राइट शिफ्ट करूँगा तो 0 में मैं कितने का भी भाग दूँ, आउटपुट 0 ही आएगा, इसलिए ये भी 0 रहेगा। तो आशा है आप इन बिटवाइज ऑपरेटर्स को भी यहाँ अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो ऑपरेटर हैं वो हमारे हैं इंक्रीमेंट तथा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का मेन जो वर्क होता है कि जो भी हमें दिया गया वेरिएबल है, अगर हमें उसकी वैल्यू 1 से बढ़ानी है तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, और उसकी वैल्यू अगर 1 से घटानी है तो उस पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ फिर इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है, या प्री डिक्रीमेंट है या पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो प्री और पोस्ट का क्या डिफरेंस है वो यहाँ टेबल से हम समझते हैं। यहाँ इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले दिया है प्लस प्लस ए, अर्थात प्री इंक्रीमेंट, यानी ऑपरेटर पहले है, वेरिएबल बाद में। पहले हमने इंक्रीमेंट किया, फिर वेरिएबल प्रिंट किया। तो यहाँ इंक्रीमेंट फर्स्ट देन प्रिंट्स, पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उसके बाद में उसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है माइनस माइनस ए, अर्थात हम पहले डिक्रीमेंट करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं वैल्यू। अब नेक्स्ट है हमारा ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का क्या तात्पर्य है, अगर हमें कभी प्रिंट करवाना पड़ता है उस समय ए प्लस प्लस के टाइम पे, तो ए का मान पहले प्रिंट होगा, उसके बाद में उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। और इसी प्रकार माइनस माइनस के केस में ए का मान पहले प्रिंट होगा और फिर डिक्रीमेंट होगा। तो इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, उसको भी जान लेते। यहाँ देखिए इस उदाहरण में सबसे पहले हमें ए का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। जब मैं इसके साथ स्टार्ट करता हूँ कि प्रिंट वैल्यू विद प्रीफिक्स दैट इज़ प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए का मतलब क्या है, ए का मान 10 था, 10 में पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे। इस प्लस प्लस ए के कारण क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट देन प्रिंट। तो 10 में 1 का इंक्रीमेंट किया 11, तो यहाँ जब प्रिंट होगा तो क्या आएगा, 11 प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ परसेंट डी ए, और इस जगह भी ए का जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो 11 थी, इसलिए यहाँ भी 11 आएगा। तो ये दोनों बार अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे तो आप देखिए ऊपर भी 11 आ रहा था और यहाँ भी 11 आ रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा ये वाला प्रिंट वैल्यू विद प्रीफिक्स माइनस माइनस है। अभी आपके पास ए का मान कितना है, अपडेटेड 11 था, तो इसलिए जब मैं माइनस माइनस ए करूँगा तो किस में होगा, इस 11 पे पहले मैं डिक्रीमेंट करूँगा। तो जैसे ही डिक्रीमेंट किया 11 से कितना हो गया 10, और फिर मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास प्रिंट क्या होगा, 10 प्रिंट होगा। नेक्स्ट में मैंने जब यहाँ प्रिंट करवाया तो यहाँ पर भी 10 ही प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी अब हमारे पास ए का मान वापस कितना हो गया, 10 हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रिंट वैल्यू विद पोस्ट फिक्स ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का क्या तात्पर्य है कि पहले ए का मान प्रिंट होगा, प्रिंट फर्स्ट। तो यहाँ ए का मान 10 था, तो इस जगह इसके कारण जो ए का मान आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे, क्योंकि प्लस प्लस है, प्रिंटिंग के जस्ट बाद में इसका मान 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, अर्थात 11। तो यहाँ जब प्रिंट करवाएंगे तो मान कितना आएगा, 10 की जगह 11 आएगा, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंट वैल्यू विद पोस्ट फिक्स। लेकिन उससे पहले अब पुनः यहाँ पे हमारे पास इस स्टेटमेंट के बाद में ए का मान कितना हो गया था, 11 हो गया था। अब मैं इस नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जा रहा हूँ, प्रिंट वैल्यू विद पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। यहाँ पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट मतलब पहले ए का मान प्रिंट होगा, ए का मान कितना है 11, तो वो मान ए का प्रिंट हो गया। उसके बाद में डिक्रीमेंट होगा, तो डिक्रीमेंट होते ही वापस कितना हो गया 10। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रिंट करूँगा ए का मान कितना आएगा, 10 आएगा, तो जो कि यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार ये पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ उससे पहले मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि जो
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं वो यूनरी ऑपरेटर हैं, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है, एक ही वेरिएबल है, उसी के मान को घटाते या बढ़ाते हैं एक से, उसके ऊपर हमें किसी दूसरे ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरी संख्या की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों यूनरी ऑपरेटर हैं। जो हमने इससे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की थी, असाइनमेंट ऑपरेटर सारे हमारे कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपकी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अब हमारा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है वो है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। एग्ज़ाम में कई बार इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। तो टर्नरी ऑपरेटर है क्या? टर्नरी ऑपरेटर, इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? टर्नरी का मतलब होता है तीन, और यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो तीन होती हैं। कोई भी वेरिएबल, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे ऑपरेंड्स की, तो वहाँ दो या एक ऑपरेंड थे या दो या एक एक्सप्रेशंस थी, लेकिन यहाँ पर दो या एक नहीं होके तीन वेरिएबल या तीन एक्सप्रेशंस होंगी, और उन एक्सप्रेशंस के आधार पर हमारा आउटपुट आएगा। एक्सप्रेशंस कैसे होंगी, तो वो एक्सप्रेशन का सिंटैक्स भी लास्ट में दिया है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं इसे कि कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर में तीन एक्सप्रेशंस होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो दूसरा एक्सप्रेशन आउटपुट में प्रिंट करता है, और अगर कंडीशनल ऑपरेटर में पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो तीसरा जो एक्सप्रेशन है वो आउटपुट में देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैंने तीन एक्सप्रेशन दी हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। यहाँ एक्सप्रेशन 1 के अंदर कोई कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन यदि ट्रू है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ये होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये होगा। यानी ये ट्रू का केस है और ये फॉल्स का केस है। पुनः दोहरा रहा हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर के अंदर या कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर अगर तीन पार्ट हम माने इसका, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3, तो एक्सप्रेशन 1 जो है उसका आउटपुट अगर ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, एक्सप्रेशन 2 आएगी, और अगर एक्सप्रेशन 1 का जो है वो फॉल्स है तो क्या आएगा, एक्सप्रेशन 3 आउटपुट प्रिंट होगी। इसको समझने के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिया है जिसको आप शायद पहले भी आपने किया है। ये प्रोग्राम है टू फाइंड इवन और ऑड। इवन और ऑड का मतलब है कि यदि किसी संख्या में 2 का भाग दिया जाए तो वो पूरा पूरा अगर जा रहा है, या ये कहें शेषफल 0 बच रहा है, तो वो नंबर इवन है या सम है, और अगर 0 नहीं बच रहा है तो वो संख्या विषम है, अर्थात 1 बच रहा है तो विषम है। तो यहाँ अभी तक हमने इफ एल्स का यूज़ करते हुए शायद बनाए हैं प्रोग्राम, लेकिन अभी हम इसको टर्नरी ऑपरेटर की सहायता से कैसे समझते हैं या कैसे बनाते हैं डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने एक नंबर लिया है n, जो कि हम यूज़र से एंटर करवा रहे हैं। यूज़र n का मान कुछ भी एंटर कर सकता है, तो हमने यहाँ जो एक्सप्रेशन लिया उसमें n का मान पहले इनपुट करवाया है 66। तो यहाँ चेक करते हैं n% इक्वल टू 0। n का मान 66 है, यहाँ n का मान 66 है। 66 में मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 33 टाइम्स, और शेषफल 0 बच गया, तो इसलिए ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। और इस कंडीशन के ट्रू होते आउटपुट क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, ये, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये। ठीक, तो अगर n% इक्वल टू 0 है तो नंबर क्या आएगा, इवन, और अगर n% इक्वल टू 0 नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा, ऑड। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रोग्राम के थ्रू आउटपुट चेक कर सकते हैं। आप ये प्रोग्राम बनाकर देख सकते हैं कि कितना सिंपली हम टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हुए ऑड और इवन का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ जो पहला इनपुट लिया है वो 66 लिया है, उस केस में कंडीशन ट्रू हो रही थी इसलिए प्रिंटफ इवन हो रहा था, और जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमने एक ऑड नंबर लिया है यानी 57 लिया है। तो जब n% 2 करेंगे तो 57 में 2 का भाग देने पर 28 बार जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, अर्थात ये जो कंडीशन हमें गिवन है ये कंडीशन फॉल्स होगी, और फॉल्स होने के कारण ये क्या प्रिंट करेगा, ऑड प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार हम टर्नरी ऑपरेटर की सहायता से इवन और ऑड का प्रोग्राम बना सकते हैं, और अन्य कई प्रोग्राम भी इसी प्रकार इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। आशा है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने इसमें सभी ऑपरेटर्स को समझा होगा। अपना फीडबैक दें। धन्यवाद।